हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम जी को देखते हैं, जो हमारी फीमेल लीड है। वो अभी बेहोश होती है और उसकी मॉम यहाँ मास्टर से कह रही होती है कि क्या मेरी बेटी सच में ठीक हो जाएगी। 15 दिनों से वो कोमा में है और अभी तक ठीक नहीं हो पाई। तो मास्टर कहते हैं कि उन्होंने उसे ठीक करने के लिए उसकी शादी एक डीमन से करवा दी है और अब वो ठीक हो जाएगी। हम देखते हैं कि जी के सपने में उसकी शादी उस डीमन के साथ हो रही होती है और वो उसके हाथ में एक ब्रेसलेट भी पहना देता है। फिर तभी यहाँ पर जी को होश आ जाता है तो उसकी मॉम तो शॉक रह जाती है। फिर वो उसे कहने लगती है कि फाइनली मेरी बेटी को होश तो आया। तुम्हें पता है तुम आधे महीने से कोमा में हो और मॉम डैड तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहे थे। मैंने तो इतने सारे डॉक्टर्स को भी दिखा दी पर कोई भी तुम्हें ठीक नहीं कर पाया। तो इस वजह से मैंने फिर अपने विलेज से एक मास्टर को बुलवाई और उन्होंने तुम्हें ठीक किया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने तुम्हारी शादी अब एक डीमन से करवा दी और वो ही अब तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। तो डीमन सुनकर तो जी शॉक होती है। तो उसकी मॉम कहने लगती है कि हाँ, उस डीमन के पास मैजिकल पावर्स है और अब वो तुम्हारा हस्बैंड है तो अब वो तुम्हें सेफ रखने वाला है। और देखो सच में तुम्हारा हस्बैंड तो बहुत ही पावरफुल निकला, तुम आज ही होश में आ गई। मॉम बहुत ही खुश होती है और वो बताने लगती है कि तुम्हारे हस्बैंड की तरफ से शादी का गिफ्ट भी है। फिर वो उस बॉक्स को खोलती है पर उसके अंदर जेड ब्रेसलेट होता नहीं है। तो वो फिक्र में आ जाती है कि आखिर ये कहाँ चला गया। वो जी से बताने लगती है कि इसके अंदर एक ब्रेसलेट था। तो फिर इधर उधर ढूंढते हुए अपने हाथ में देखकर अपनी मॉम को कहती है कि मॉम क्या ये वाला? मैं जब होश में आई तो मेरे हाथ में ये पहले से था। तो उसकी मॉम बताने लगती है कि हाँ ये ब्रेसलेट। फिर मॉम यहाँ जी को समझाने लगती है कि अब तुम याद रखना कि तुम एक मैरिड वुमेन हो तो बाहर किसी भी मैन से डिस्टेंस मेंटेन करके रखना। तो जी कहती है कि मॉम आप कौन से जमाने में जी रही हो, ये सब चीजें थोड़ी ना सच होती है। और फिर वो इस ब्रेसलेट को निकालने की कोशिश करती है पर वो निकल ही नहीं रहा होता है और यहाँ उसकी मॉम से रोकने लगती है कि ऐसा मत करो, ये तुम्हारे हस्बैंड का दिया हुआ है और तभी तो तुम्हें वो सेफ रखेगा। फिर यहाँ पर इन लोगों को कुछ अजीब सा महसूस होता है तो दोनों ही डर जाते हैं और मॉम तो तुरंत ही प्रे करने लग जाती है कि मेरी बच्ची का कुछ गलत मतलब नहीं है तो इसे प्लीज माफ कर दो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी की छुट्टियां खत्म हो जाती है, इसलिए वो अब वापस से अपने कॉलेज के हॉस्टल में जाने के लिए निकल रही होती है। तो उसकी मॉम कहती है कि वहाँ पर अब जा रही हो तो अपना ध्यान रखना और मॉम की कही हुई बात याद रखना कि इस ब्रेसलेट को तुम्हें निकालना नहीं है, नहीं तो फिर तुम्हारा हस्बैंड गुस्सा हो जाएगा। एक्चुअली मास्टर ने बताया कि वो डीमन तुम पर हर वक्त नजर रख रहा है। तो फिर ये सुनते के साथ ही जी डर कर अपने आसपास देखने लगती है। फिर उसकी मॉम से वो कहती है कि मॉम आप फिक्र मत करो, मैं अपने क्लासमेट्स के साथ रहने वाली हूँ और ये कोई फिक्र करने वाली बात नहीं है। और फिर वो यहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं उसी डीमन को जो है घर पे ही होता है और वो जी को देख रहा होता है जाते हुए। फिर रात में जी जब मजे में सो रही होती है तो यहाँ पर वो डीमन आया होता है जो कि कोई और नहीं हमारे ड्रामे का मेन लीड है और इसका नाम शाओ है। वो तो यहाँ जी को देखकर बहुत ही खुश हो रहा होता है और देख देख के उसे स्माइल किया जा रहा होता है और फिर यहाँ शाओ से किस भी करने लगता है पर जी को पता ही नहीं लगता। और वो जब होश में आती है तो वो समझ नहीं पाती कि ये रियल था ये सपना। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी फ्रेंड के साथ कैफे में होती है और सोच रही होती है आजकल जो मुझे अजीब से सपने आ रहे वो जरूर इस ब्रेसलेट की वजह से हो रहा होगा। फिर वो इसे निकालने की कोशिश करती है। तभी इतने में इसकी फ्रेंड लूसी बताने लगती है कि तुम इतने टाइम से मेरे साथ हॉस्टल रूम में नहीं थी तो मुझे अकेले डर लग रहा था तो इस वजह से मैंने और 2 रूममेट को हॉस्टल रूम में रख ली हूँ। पर ये है कि वो लोग कभी कभी आती है तो तुम्हें वो लोग ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगी। तो जी कहती है कि कोई बात नहीं और चलो अब काफी लेट हो रहा है तो हमें वापस चलना चाहिए। तभी जब ये लोग निकल रहे होते हैं इतने में सूज यहाँ पर एक लड़के से टकरा जाती है। तो उसकी फ्रेंड इसे देखते के साथ ही पहचानती है और कहती है कि ये तो सीनियर हान है। उसकी तारीफें करने लगती है कि ये इतना हैंडसम है, ऊपर से बहुत ही रिच भी है, उसकी फैमिली ने कॉलेज में बहुत सारे पैसे डोनेट करवाए। तभी हान यहाँ जी के सामने हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाता है पर जी उससे अपना हाथ नहीं मिलाती। तो फिर वो बताने लगता है कि लास्ट टाइम ओपनिंग सेरेमनी में मैंने तुम्हें नोटिस किया था। तो फिर ये सुनने के साथ ही जी की फ्रेंड कहने लगती है कि अरे वाह, सीनियर हान को तुम 1 साल बाद भी याद हो, सच में। तो जी कहती है कि चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। तभी हान कहने लगता है कि मेरी कार बाहर ही खड़ी है तो चलो क्यों ना मैं तुम लोगों को कॉलेज तक छोड़ दूं। जी मना करने वाली होती है पर उसकी फ्रेंड तो बड़ी खुशी खुशी तुरंत ही मान जाती है और कहती है कि हाँ हाँ आप हम लोग को छोड़ दो। फिर वो इन लोगों को कार में चल के बैठने के लिए बोल रहा होता है
और हम देखते हैं कि ये सब हान की प्लानिंग होती है। फिर वो इन लोगों को एक सुनसान रास्ते में ले आता है। जी और उसकी फ्रेंड दोनों ही सोचते हैं कि ये हम कहाँ गए। फिर उसकी फ्रेंड तुरंत ही हान से कहने लगती है कि सीनियर क्या आपने हमें कहाँ लाए हो। तो हान तुरंत ही चुटकी बजा कर उसे बेहोश कर देता है। फिर जी तो डर जाती है और कहती है कि ये आखिर क्या हरकत है, अब भी कार का डोर खोलो और हमें यहाँ से जाने दो। तो वो कहता है कि एक तो स्पेशली मैंने तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ और तुम्हें लगता है कि अब तुम यहाँ मुझसे बच के जा पाओगी। तो ये सुनकर जी और डर जाती है और कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। हान तो उसे अपना असली रूप दिखा रहा होता है कि वो भी एक डीमन में से एक है। जी तो जोर जोर से डर के मारे हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। इतने में शाओ की आवाज आती है और वो इस हान को चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी वाइफ को सताओगे, पहले तुम मेरे साथ क्यों नहीं लड़ लेते। और फिर शाओ अचानक से इन लोग के सामने आ जाता है। तो हान जल्दी से जी को लेकर उसका गला दबाते हुए बाहर लाता है और इसे धमकी देने लगता है कि अगर तुमने मेरे पास बढ़े ना तो मैं इसे अभी मार दूंगा। शाओ कहता है कि तुम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और फिर वो अपने मैजिक पावर से इसे पकड़ लेता है और इसे यहाँ से गायब कर देता है। और फिर यहाँ जी से कहता है कि तुम अपने हस्बैंड की बात नहीं सुनती हो और यहाँ अब मरने के लिए आई हो। तो जी से देखते हुए मन में सोचती है कि यानी कल रात जो मेरा ड्रीम था वो ड्रीम नहीं बल्कि रियल था, मैंने सच में अपने इस डीमन हस्बैंड को कल देखी थी। शाओ जी का फेस पकड़ के कहने लगता है कि अब तुम अपने हस्बैंड को देख तक नहीं रही हो। तो जी उसे देखते हुए सोचती है कि क्या यही वो डीमन है जिसके साथ मेरी शादी हुई है, लेकिन मैंने तो सुनी थी कि डीमन तो बहुत ज्यादा डरावने होते, पर ये आखिर मुझे इतना हैंडसम क्यों लग रहा है। ऐसा सोचते हुए जी उसे देखती रह जाती है पर फिर अपने आप को समझाती है कि है तो ये डीमन ना, मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ। फिर शाओ अपने बारे में बताने लगता है कि ध्यान से देखो मुझे, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और मेरा नाम शाओ है और तुम्हें अगर असली डीमन देखना है ना तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो उसे हान की तरफ दिखाने लगता है। तो जी जैसे ही हान का ये असली रूप देखती है तो वो तो बहुत ही डर जाती है और कहती है कि आखिर ये क्या चीज है। तो फिर शाओ से कहता है कि डरो मत, ये तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएगा, मैं हूँ यहाँ पर। फिर शाओ हान से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई थी कि तुम मेरी वाइफ को मारने आए थे। तो वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए प्रेशियस होगी और इस वजह से तुम इसे खा नहीं रहे हो, लेकिन मेरे लिए नहीं है। शाओ कहने लगता है कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं किसी को भी इसे चोट नहीं पहुँचाने दूंगा और इसे मैं प्रोटेक्ट करूंगा। तो फिर हान और हंसने लग जाता है और कहता है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे और इसके बॉडी में जो ट्रेजर है ना वो मैं लेके रहूंगा और तुम बस देखते रहो। ऐसा बोलते हुए हान हंसने लग जाता है और वो तुरंत ही यहाँ से अपनी मैजिक पावर की मदद से गायब हो जाता है। फिर जी शाओ से पूछती है कि वो क्या कह रहा था। तो ये कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। जी पूछती है कि क्या मेरे अंदर कुछ है। तो यहाँ शाओ से बताता है कि तुम्हारे पेट में एक ऐसी चीज है जो तुम्हें अब प्रोटेक्ट कर रही है और वो सारे मॉन्स्टर से लिया हुआ ट्रेजर है। फिर जैसी जी कुछ कहने लगती है तो शाओ से समझाता है कि देखो आज मैंने तुम्हें बचाया हूँ तो तुम बताओ तुम मुझे कैसे रिपे करोगी। तो जी डर के मारे पीछे हो रही होती है और शाओ उसके और नजदीक आ रहा होता है। तो फिर जी पूछती है कि तुम चाहते क्या हो। शाओ कहता है कि अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ तो तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। तो जी कह देती है कि अभी हम दोनों कोई कपल नहीं समझे, मैं तुम्हें और अपने आप को कोई हस्बैंड वाइफ नहीं मानती हूँ। तो वो कहता है कि ये तुम पर डिपेंड नहीं करेगा क्योंकि हमारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है। और फिर ऐसा बोलकर शाओ यहाँ जी को किस करने के लिए उसके पास आ रहा होता है पर जल्दी से वो अपनी फिंगर बीच में लाके उसे रोक देती है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि जी यहाँ अपने हॉस्टल रूम में होती है और वो शाओ की कही हुई बातों को याद कर रही होती है कि क्या उसे रियल वाला और डीमन देखना है। यही सब वो सोच ही रही होती है कि इतने में उसकी फ्रेंड भी नींद से जाग जाती है और कहने लगती है कि आज तो सच में कुछ अजीब सा ही फील हो रहा है। फिर वो जी को देखकर उसे पूछती है कि वैसे तुम भी इतनी बीमार क्यों लग रही हो। तो जी से कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि इस वर्ल्ड में सच में डीमन होते। तो ये सुनकर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें क्या हो गया, कहीं तुमने कुछ अजीब चीज देख तो नहीं ली। जी की फ्रेंड उसे एक तालिस्मान पकड़ाती है और कहती है कि ये मेरी मॉम ने मास्टर से लेकर मुझे दिया था और इससे ना सारी जो बुरी एविल स्पिरिट्स होती है वो सब दूर हो जाती है, तो ये लो तुम इसे अपने पास रखो। ऐसा बोलकर इसकी फ्रेंड वॉशरूम चली जाती है और फिर यहाँ पर जी जैसे ही इस तालिस्मान को अपने ब्रेसलेट के ऊपर लगाती है तो वो तो गायब हो जाता है और काला धुआं आने लगता है। तो ये देखकर जी डर जाती है और तुरंत ही ब्रेसलेट को निकालकर डस्टबिन में फेंक देती है। फिर रात में हम देखते हैं कि जी मजे में सो रही होती है। इतने में उसकी फ्रेंड आकर उसे नींद से जगाती है और बताने लगती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को पुलिस ने अरेस्ट कर लिए और वो लोग उसे बहुत मार रहे, तो मुझे उधर जाना है उसे बचाने के लिए, तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी, मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। तो जी मान जाती है कि ठीक है तुम फिक्र मत करो मैं चल रही हूँ। पर हम देखते हैं कि इसकी फ्रेंड तो डीमन के कंट्रोल में होती है और जैसे ही वो सुनसान रास्ते में उसे लेकर आती है तो वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है
इसे देखकर जी शॉक होती है कि उसे क्या हो गया। फिर इतने में वो फीमेल डीमन यहाँ पहुंच जाती है जिसने इसकी फ्रेंड को कंट्रोल करके रखी थी। वो कहती है कि वो तो नहीं मरी है, लेकिन अब तुम मरोगी। और फिर इस डीमन को जी के ऊपर से कुछ खास स्मेल आ रही होती है और वो कहने लगती है कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, और वो उसका गला दबाने लग जाती है। जी यहाँ हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है तो वो कहती है कि तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। पर इतने में फिर यहाँ शाओ पहुंच जाता है और वो चिल्लाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी वुमेन को हाथ लगाओगी। तो फिर ये डीमन उसे देख के डर जाती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए, मैंने तो तुम्हें उस तालिस्मान के जरिए ट्रैप कर ली थी ना। शाओ ऐसे कहता है कि तुम जैसी इडियट ही ऐसा सोच सकती है कि ऐसे ट्रिक करके तुम मुझे ट्रैप कर पाओगी। और फिर वो इस पे अपना मैजिक पावर यूज करते हुए इसे पकड़ लेता है। तो फिर वो माफी मांगने लगती है और कहती है कि देखो तुम मुझे छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि इसकी बाकी की सोल के पार्ट्स कहाँ पर है। सुनते के साथ ही फिर शाओ से छोड़ता है और कहता है कि क्या तुम सच कह रही हो। तो वो कहती है कि देखो मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है कि वो सारी सोल्स के रिमेनिंग पार्ट कहाँ पर है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये चीज तुम्हें मास्टर बता सकते हैं। और फिर वो उसे मास्टर तक पहुंचने के लिए कोई चीज दे देती है और कहती है कि जाओ अब तुम मास्टर को ढूंढ लो। फिर ये डीमन मजे में यहाँ से जाने वाली होती है तो जी कहती है कि इसे जाने मत दो, नहीं तो ये और भी दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। तो फिर शाओ तुरंत ही वापस से इसे अपनी मैजिक पावर से रोक देता है। तो फिर वो चिल्लाती है कि तुम अपना प्रॉमिस तोड़ रहे हो, अभी तुमने मुझे क्या कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। तो वो कहता है कि तुमने भी तो अपनी कही हुई बात पूरी नहीं करी, इसलिए तुम्हारी यही सजा है। और फिर वो इसे अपनी पावर से मार देता है। पर वो जाते जाते क्या कर जाती है कि देखना अब तुम्हें वो बाकी के रिमेनिंग सोल्स के पार्ट नहीं मिलेंगे तो फिर तुम बचने वाली नहीं हो, तुम मर जाओगी। फिर जी शाओ से पूछने लगती है कि आखिर वो क्या कह रही थी, ये कौन से सोल्स के रिमेनिंग पार्ट, और इससे आखिर मैं क्यों नहीं जी पाऊंगी, ये क्या चल रहा है। शाओ कुछ नहीं बता रहा होता है तो जी कहने लगती है कि तुम ही ने मेरे पेट के अंदर कुछ ना कुछ अजीब सा डाले हो, उसके बाद से मेरे साथ ये सारी अजीब हरकतें हो रही है, सारी गलती तुम्हारी है। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा। शाओ से बताता है कि देखो तुम्हारे अंदर जो मैंने सीड्स डाला हूँ उससे तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, उल्टा उसकी वजह से तो तुम आगे जी पाओगी। जी कहती है कि क्लियरली बताओ, मुझे ये समझ नहीं रहा है। तो फिर वो बताने लगता है कि तुम्हारा 100 से भी ज्यादा बार रीबर्थ हो चुका है, पर हर लाइफ में कोई ना कोई वजह से तुम्हारी सोल को हर्ट हुआ है और उस तरीके से तुम्हारी मौत हुई है। तो तुम्हें वापस से दुनिया में लाने के लिए मुझे सारे रिमेनिंग सोल्स को ढूंढना पड़ा, जिसमें से मैं कुछ ही ढूंढ पाया हूँ, और उन्हीं कुछ सोल की सीड की वजह से तुम आज जिंदा हो। लेकिन अगर मैंने आगे और भी सारे रिमेनिंग सोल्स को नहीं ढूंढा तो फिर तुम नेक्स्ट बार रिबर्थ नहीं हो पाओगी। तो तुम्हारे पास जो सोल्स के सीड्स है वही उस डीमन को चाहिए, और इसलिए सारे डीमंस तुम्हारे पीछे पड़ गए, क्योंकि अगर उन्हें वो मिल जाएगा तो उनकी पावर और बढ़ जाएगी। तो जी पूछती है कि यानी अगर तुम मुझे 100 साल से जानते हो तो फिर क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मेरी सोल आखिर इतनी घूमी कैसे। तो शाओ से कहता है कि आखिर ये इतनी पुरानी बात है तो मुझे कैसे याद होगी। तो फिर जी पूछती है कि फिर अब हम क्या करेंगे। तो वो कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारा हस्बैंड है यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, तुम मरोगी नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तो फिर जी तो मान ही नहीं रही होती है। तो वो कहता है कि अच्छा, लगता है तुम चाहती हो कि वो सारे डीमंस तुम्हें खा जाए। तो जी डर के मारे कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, और ऐसे बोलकर उसका हाथ पकड़ती है। तो शाओ खुश होकर उसको उठा लेता है और कहने लगता है कि यानी अब तुम मुझे अपना हस्बैंड मानने के लिए रेडी हो। फिर यहाँ शाओ जी को घर पे ले आता है और उसे बेड पे लेटाता है। तो वो कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। शाओ कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो तुम ही सोचो मैं क्या कर रहा हूँ। देखो तुम ही कह रही थी ना कि मैं एक डीमन हूँ, तो आज मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि तुम्हारा हस्बैंड असल में क्या है, ये अब तुम खुद देखोगी। और फिर ऐसा बोलकर जैसे ही शाओ जी को किस करने जाता है तो वो तो शर्माते हुए अपना फेस छुपाने लग जाती है, पर फिर वो उसके हाथ हटा देता है और उसे किस करने लगता है। फिर दोनों साथ नाइट स्पेंड करते और नेक्स्ट मॉर्निंग होती जी तो बहुत ही ज्यादा शाय हो रही होती है, तो वो दूसरी तरफ फेस करने लग जाती है। शाओ कहता है कि क्या हुआ, अब तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करने के बाद अब ऐसे प्रिटेंड कर रही हो कि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती हो। जी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। तो फिर वो इसे कुछ चीज देता है और कहता है कि इसे अपने पास रखो, इससे तुम अपने आप को खतरे से बचा सकती हो, और बस अब जब भी तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे आवाज देना, मैं पहुंच जाऊंगा। और हाँ, इस चीज को अपने पास ही रखना, इसे गलती से भी भूलना मत, समझ गई।
और फिर ऐसा बोलकर शाओ तो यहाँ से चला जाता है। फिर जी सोचने लगती है कि क्या ये तालिस्मान सच में यूजफुल होंगे। तभी रूम में जी की मॉम आ जाती है और उसे देखकर शॉक होती है कि तुम कब अचानक से घर आ गई, तुमने तो मुझे डराई दी थी, लेकिन चलो अच्छा है तुम टाइम पर घर आई हो। तुम्हारे डैड का अभी कॉल आया था और वो कोई अपना जरूरी डॉक्यूमेंट यहीं पर भूल के चले गए, तो तुम जाकर उन्हें डिलीवर कर दो। तो फिर ये मान जाती है कि ठीक है मॉम, मैं देकर आ जाऊंगी। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जी के डैड को, जो कि हान की कंपनी में उसे प्रोजेक्ट डील करने के होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर जी पहुंच जाती है, तो उसे देखकर वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जी बताती है कि डैड आपने तो मॉम को कॉल करके बोला था ना कि मैं ये डॉक्यूमेंट डिलीवर करने आ जाऊँ, तो मैं वही देने आई थी। तो उसके डैड कहते हैं कि मैंने तो कोई कॉल नहीं किया। ये सुनकर जी शॉक होती है, पर फिर यहाँ पर हान तो जी को देखकर खुश होने लगता है और कहता है कि हम लोग फिर मिल गए। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हान कहता है कि ये मेरी कंपनी है तो मेरे लिए नॉर्मल होगा ना कि मैं यहीं पर ही रहूंगा, और वैसे स्कूलमेट तुमसे मिलकर मुझे फिर से अच्छा लगा। तो यहाँ पर ये सुनते के साथ ही जी के डैड खुश हो जाते और कहने लगते हैं कि अच्छा तो आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। फिर डैड यहाँ पर जी को समझाने लगते हैं कि देखो अभी हमारी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है और हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और मिस्टर हान से ज्यादा अभी कोई हमारी हेल्प नहीं कर सकता है, और तुम्हारा तो इनके साथ कनेक्शन भी है, तो हमारी कंपनी के बारे में इनसे बात करो। फिर डैड कॉल का बहाना करके इन दोनों को छोड़कर यहाँ से चले जाते और जी अपने डैड को बस आवाज देती रह जाती है, पर वो तो नहीं सुनते। फिर यहाँ पर जी इस हान को समझाने लगती है कि मेरे पास आने की सोचना भी मत, तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि शाओ कितना ज्यादा पावरफुल है और वो केपेबल है कि वो यहाँ पे भी आ सकता है। तो हान कहता है कि वो यहाँ पर आ ही नहीं पाएगा क्योंकि मैंने पहले से ही अपना मैजिक फॉर्मेशन यहाँ पे करके रखा हूँ। और फिर उसे कहता है कि सच में तुम्हारे ऊपर से कितनी डिलीशियस वाली स्मेल आ रही है। और फिर जैसे ही वो जी का हाथ टच करता है तो तुरंत ही उसे करंट लगता है और वो दूर हो जाता है। तो फिर वो समझ जाता है कि सच में वो तुम्हारे लिए कितना कुछ कर रहा है, तुम उसके लिए बहुत ही प्रीशियस हो। फिर वो अपने मैजिक पावर की मदद से यहाँ पर जी को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि फिक्र मत करो, सबसे पहले मैं तुम्हारा खून पीऊंगा और तुम्हारे खून से पावर बढ़ाऊंगा, और उसके बाद तुम्हारे अंदर जो सोल्स की सीड्स है वो भी निकाल लूंगा। डरो मत, मैं तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होने दूंगा। और फिर हान जी को काटने के लिए तुरंत ही अपना मुंह खोलने लग जाता है, पर तभी फिर टाइम पर यहाँ पर शाओ पहुंच जाता है जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो तुरंत ही अपनी मैजिक पावर से इसे दूर करता है। फिर जी से बताने लगती है कि ये मेरा खून पीना चाहता है। तो फिर ये सुनकर शाओ को गुस्सा आ जाती है और वो हान को अपने मैजिक पावर से यहाँ से गायब कर देता है। तो फिर वो धुआं बन के यहाँ से उड़ जाता है, और फिर जैसे ही यहाँ पर वो गायब होता है तो जी खुश हो जाती है और शाओ को देखने लग जाती है। फिर इसके बाद शाओ यहाँ जी को ऊपर बैठाता है और उसके सॉक्स निकाल कर उसके पैर में उसका बर्थ मार्क ढूंढ रहा होता है। तभी वो कहती है कि आखिर तुम दिन में ये क्या कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैं बस बर्थ मार्क देख रहा था। तो वो कहती है कि मेरे पास कोई बर्थ मार्क नहीं है। तो वो मन में खुश होकर सोच रहा होता है कि पिछली लाइफ में उसने ही तो यहाँ पर उसके पैर पे एक निशान बनाया था। फिर वो जी से कहने लगता है कि वैसे लगता है तुम भूल गई हो कि तुम्हें मुझे क्या कहना चाहिए, क्या मैं बस अब एक हस्बैंड वर्ड भी डिजर्व नहीं करता हूँ। तो जी कहने लगती है कि आखिर ये कौन सा जमाना है, इस जमाने में कोई हस्बैंड वगैरह नहीं बोलता। शाओ कहता है कि अगर तुम नहीं बोलोगी तो ठीक है, फिर मैं तुम्हें कोई भी डीमन से नहीं बचाऊंगा और उन्हें तुम्हें खाने दे दूंगा। तो जी उसे तुरंत ही हक करते हुए मनाने लगती है कि हस्बैंड, अब देखो मैं तुम्हें हस्बैंड ही बोलने वाली हूँ और तुम तो मेरे प्यारे हस्बैंड हो ना, तो गुस्सा मत हो। ऐसा बोलकर उसे क्यूट तरीके से मना रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी वापस यहाँ अपनी सारी रूममेट्स के साथ होती है, और तभी यहाँ पर वो दोनों रूममेट भी आई होती है जो कि यहाँ पर बस कभी कभी आती है, और ये दोनों मिलकर यहाँ पर जी का मजाक उड़ा रही होती है और कहने लगती है कि पता नहीं वो किस काम में बिजी रहती है, यहाँ पर होती भी नहीं है और पता नहीं क्या करने जाती है। तो जी कहती है कि कम से कम मैं तुम लोग की तरह तो नहीं हूँ। अभी फिर यहाँ जी की फ्रेंड बताने लगती है कि मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैंने आसपास में सुनी थी कि किसी की मौत हुई है और कोई ब्लैक ड्रेस वाला इंसान देखा गया है, पता नहीं वो कौन होगा। फिर जी सोचने लगती है कि क्या वो शाओ हो सकता है, पर सोचती कि नहीं वो नहीं हो सकता। तभी फिर इसकी फ्रेंड कहने लगती है कि आज मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है, तो मैं तुम्हारे साथ सेम रूम में रहूंगी। फिर दोनों साथ में जब सो रहे होते तो दोनों को ही फिर यहाँ डेमन वाला सपना आता है और दोनों सपने देख के डर जाते। जी की फ्रेंड बताने लगती है कि मैंने सपने में देखी कि डीमन मुझे खाने के लिए पीछे पड़ा था। तो ये सुनते के साथ ही शाओ कहती है कि मैंने भी सेम सपना देखी हूँ, आखिर हम दोनों को सेम सपना कैसे आया। फिर नेक्स्ट डे ये चारों रूममेट्स बैठकर आपस में इस बारे में बात करते हैं कि लगता है कुछ तो गड़बड़ी चल रही है, इस बार वापस से किसी की मौत हुई है और इन लोगों को सेम सपना भी आया। तो जी इसी बारे में सोच रही होती है कि ये क्या चल रहा है। तभी वो दोनों बाकी रूममेट्स कहने लगती है जी जब से तुम यहाँ पर आई हो ना तभी से सारी चीजें हो रही है, तो मुझे तो लग रहा है कि सारी प्रॉब्लम तुम में है
और आखिर तुमने क्या अजीब सा ब्रेसलेट पहना हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ये जो चीज पहनी है उसी की वजह से हो रहा है। फिर ये दोनों मिलकर जी का ये ब्रेसलेट निकालने की कोशिश करती है। तभी जल्दी से यहाँ पर शाओ पहुंच जाता है अपने मैजिक से, और वो अपने पावर की मदद से इन दोनों को दूर करते हुए इन दोनों के बीच में लड़ाई लगवा देता है। और फिर ये दोनों सहेली आपस में लड़ते हुए यहाँ से चली जाती है, और ये सब देखते हुए जी और उसके फ्रेंड दोनों हंसने लग जाते हैं। फिर यहाँ शाओ से कहने लगता है कि मैंने बोला था ना कि मैं अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करूंगा। जी कहती है कि क्या तुम जानते हो कि इन 2 दिनों में क्या क्या चीजें हो रही है। तो फिर शाओ कहता है कि कहीं तुम ये तो नहीं शक करी ना कि ये सारा किया तुम्हारे हस्बैंड का है। तो वो कहती है कि एक्चुअली मैंने शुरू में सोची थी कि ये तुमने करे हो, पर फिर मैंने तुरंत ही पता लगा ली कि ये तुमने नहीं करे हो क्योंकि तुमने मुझे हर्ट नहीं करे। तो शाओ कहता है कि चलो शुक्र की बात है कि तुम्हारे अंदर ब्रेन तो है। तभी फिर यहाँ जी की फ्रेंड उसे कहने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम अजीब हरकतें क्यों कर रही हो, कहीं कोई एविल स्पिरिट ने तुम्हें पोजेस तो नहीं कर लिया। देखो अगर ऐसी बात है तो हम हॉस्टल में चल के रह लेते। तो जी कहती है कि फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर रात में जी ड्रामा देखते हुए रो रही होती है। तभी इतने में इसके पास शाओ पहुंच जाता है और तुरंत ही उसका लैपटॉप बंद करते हुए कहता है कि तुम ये सब मत देखो, 100 साल पहले भी तुम यही सारे प्ले देखा करती थी और पता नहीं क्यों आजकल भी ऐसी स्टोरीज बनती है। तो जी कहने लगती है कि ये मेरे फेवरेट एक्टर का ड्रामा है, मुझे देखने दो। तो फिर शाओ पूछता है कि क्या इस लड़के का फेस मुझसे ज्यादा हैंडसम है जो तुम इसे देख रही हो। तो जी कहने लगती है कि ऑफ कोर्स, मतलब कि तुमसे ज्यादा हैंडसम नहीं है ये कह रही हूँ। फिर यहाँ जी को नींद आ रही होती है तो शाओ गुस्सा आने लग जाता है कि यहाँ पर तुमने हैंडसम लड़कों का फोटो भी लगा के रखी हो और यहाँ तुम्हें नींद भी आ रही है, तो अपने हस्बैंड को सर्व कौन करेगा। तभी इतने में अचानक से डोर पे कुछ मैजिकल सा दिख रहा होता है, तो उसे देखते हुए जी डर जाती है और शाओ को हक करती है और चिल्लाने लगती है कि वो डेमन इस तरफ आ रहा है। तो शाओ जल्दी से अपने मैजिक पावर से उसे रोक देता है। फिर ये डेमन दूसरी तरफ से आ रहा होता है तो जी और चिल्लाने लगती है। तो यहाँ से भी शाओ अपने मैजिक पावर से उसे रोक देता है और कहता है कि डरो मत, वो अंदर नहीं आ पाएगा। तो जी कहती है कि लेकिन अब तो मुझे नींद नहीं आएगी। तो शाओ कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा हस्बैंड है ना, मैं तुम्हारे साथ जागूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर जैसी जी की नींद खुलती है तो उसके रूम में यहाँ उसकी फ्रेंड आई होती है। फिर इतने में जी को उसकी टीचर का मैसेज आता है और वो उसे ऑफिस में आने के लिए बोलती है। तो जी इस बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है और कहती है कि आखिर इतनी सुबह सुबह टीचर ने मुझे क्यों बुलाया। फिर जी जैसे ही अपने टीचर के ऑफिस में आती है तो वो देखती है कि उसकी वही दोनों रूममेट ने यहाँ पर उसकी कंप्लेन करे होते हैं। टीचर कहती है कि तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं अभी से चिल्लाती हूँ। तो फिर वो लोग तो बड़ी खुशी खुशी चली जाती है कि अब जी को पनिशमेंट मिलेगी। फिर जैसे ही वो दोनों लड़कियां यहाँ से बाहर चली जाती है तो ये टीचर जी के नजदीक आने लगती है और कहती है कि तुम तो बहुत ही स्ट्रांग निकली। तो फिर जी समझ जाती है और कहती है कि यानी तुम मेरी टीचर नहीं हो, तुम आखिर कौन हो। तो फिर ये डेमन उससे अलग आवाज में बात करने लगता है और कहता है कि अब तुम मुझसे बचोगी नहीं। तो जी कहती है कि यानी हमारे सपने में जो डीमन आ रही थी वो तुम ही हो, और यानी उन 2 लड़कियों को भी तुमने मारी हो। तो फिर वो बताती है कि हाँ, और फिर अब मैं यहाँ पर आई हूँ तुम्हें खाने के लिए। और फिर ये तो जी के ऊपर अटैक करने वाली होती है, पर इससे पहले कि ये जी के साथ कुछ करती यहाँ पर शाओ आ जाता है और वो अपने पावर की मदद से इसे रोक देता है तो ये कुछ भी नहीं कर पाती है। और ये डेमन शॉक हो जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। पर फिर यहाँ शाओ इसकी तरफ बढ़ रहा होता है तो फिर वो माफी मांगने लगती है कि देखो प्लीज मुझे छोड़ दो और मुझे माफ कर दो, मैं अब किसी को भी हार्म नहीं करूंगी और मैंने तो तुम्हारी वाइफ को भी कुछ नहीं करी, देख लो वो ठीक है बिल्कुल। पर जी कहती है कि नहीं, इसे छोड़ना मत, इसने 2 लोग को मारी है। तो फिर उस डेमन को गुस्सा आ जाती है और वो जी की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो जी डर की मारी जल्दी से शाओ के ऊपर कूद जाती है और चिल्लाने लगती है कि मुझसे दूर रहो। फिर हम देखते हैं कि शाओ अपने पावर की मदद से उस डेमन को सबक सिखाता है और फिर वो यहाँ से गायब हो जाती है। फिर जी अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि वो यहाँ पर नहीं है। तो फिर वो पूछती है कि क्या वो वापस से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा। तो शाओ समझाता है कि बिल्कुल नहीं, अब वो कुछ नहीं कर पाने वाला है। तो फिर ये सुनकर जी खुश होती है और चैन की सांस लेती है। तभी शाओ से पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें हस्बैंड की गोद में रहने ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो फिर ये सुनने के बाद वो थोड़ी फिर शाय होने लगती है और फिर उस नीचे उतर जाती है और कहती है कि आखिर इतने सारे डेमंस क्यों आ रहे हैं मुझे मारने के लिए। तो फिर शाओ कहता है कि फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो यहाँ जी को अपने घर ले आता है और बताता है कि अब से ये हमारा घर है, तो मेरे साथ यहीं भी रहोगी। तो फिर जी शॉक होती है कि तुम्हारा घर है। वो मन में सोचती है कि मैंने तो सुनी थी कि डीमंस तो गुफा वगैरह में रहते, तो ये क्या चल रहा है। तो शाओ से बताता है कि अब जमाना बदल रहा है ना, तो डीमंस कब तक वहाँ माउंटेन में छुपे रह सकते हैं, तो उन्हें भी तो जगह चेंज करनी होगी। तो फिर जी कहती है कि यानी इसका ये मतलब है कि इस दुनिया में बहुत सारे डीमंस हैं।
लेकिन आखिर फिर इससे पहले मुझे कोई डीमंस क्यों नहीं नजर आते थे? तो शाओ से बताता है कि पहले भी डीमंस रहते थे, लेकिन वो ज्यादा इंसानी फॉर्म में रहते थे और वो इंसान की तरह खाते भी थे और रहते भी थे, तो इसलिए किसी को भी पता नहीं लगता है। बस हाँ, उनकी जिंदगी नॉर्मल पर्सन से थोड़ी ज्यादा रहती है, और ऊपर से तुम इतनी ब्यूटीफुल जो, तो इसलिए पहले कभी डीमंस ने तुम्हें अपना असली रूप दिखाया नहीं। तो फिर वो कहती है कि अच्छा, तो यानी आज अगर मैं मुसीबत में हूँ तो ये तुम्हारी वजह से है ना? तो शाओ उसके पास जाता है और कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हूँ, ना कि तुम्हें हर्ट करने के लिए। और फिर ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लगता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ तो सो रहा होता है और जी यहाँ पे टेबल पे कोई चीज रखा हुआ देखकर सोचती है कि क्या ये एंटीक है। फिर वो उसे हाथ लगाती है तो उसके हाथ में कट जाता है। तो फिर जल्दी से शाओ जाकर उसकी हाथ की केयर करने लगता है। इतने में इन लोग की आवाज सुनकर जल्दी से मेड भी अंदर आ जाती है। फिर वो शाओ को गुस्से में देखकर तुरंत ही बाहर चली जाती है। जी कहती है कि वो कौन थी? तो शाओ कहता है कि तुम्हें यहाँ चोट लगी है तो पहले खुद की केयर करो। फिर शाओ तो तुरंत ही अपने मैजिक से जी की चोट को ठीक कर देता है। तो वो तो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि तुम तो कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, फिर तो तुम किसी को भी ठीक कर दोगे और इतने फेमस हो जाओगे। तो फिर शाओ बताने लगता है कि हम डीमंस ठीक करने से ज्यादा बिगाड़ने का काम ज्यादा करते हैं, तो हम एक तरीके से एलियन की तरह। जी पूछती है कि अगर तुम एलियन हो तो फिर आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़ो? तो शाओ कहता है कि लगता है फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे पीछे ना पड़ूं और सारे डीमंस तुम्हें खा ले, है ना? तुम यही चाहती हो। तो फिर जी उन सारे डीमंस के बारे में याद करने लगती है कि कैसे वो उसे खाने के पीछे पड़ गए थे। फिर ये डर जाती है और कहने लगती है कि हस्बैंड आखिर तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस मजाक कर रही थी, आखिर मैं इतने अच्छे हस्बैंड को छोड़कर क्यों जाऊंगी? देखो मुझे कोई मरना नहीं है, और उल्टा मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ कि मेरा हस्बैंड इतना ज्यादा पावरफुल है। शाओ भी गुस्सा होता है और कहता है कि वैसे तो मुझे तुम्हारे वर्ड्स बिल्कुल भी सिंसियर नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी मैं बात मान लेता हूँ और ये लो मेरी तरफ से ये जेड रखो। तो जी कहती है ठीक है, अगर इससे मुझे मेरे हस्बैंड ने दिया है तो मैं इसे अच्छे से रखने वाली हूँ। तो फिर शाओ कहता है कि चलो अच्छा, अब मैं जाता हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जी कॉलेज की होती है और तभी यहाँ पर इसकी फ्रेंड शाओ उसके नेक पर निशान देकर कहती है कि आखिर ये किसने किया है, क्या सीनियर हान ने? तो जी कहती है कि कुछ भी बकवास मत करो, और फिर उसे वो कॉइन रिलेटेड कोई चीज के बारे में पूछ रही होती है। और फिर दोनों जब यहाँ से जा रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि हान इन लोग को पीछे से दिख रहा होता है और ये सब उसका ही प्लानिंग होता है जी को अपने पास बुलाने का। फिर जैसे ये लोग कैफे में आते तो हान पहले से यहाँ पर किसी लड़की के साथ होता है, तो इन लोग को जी और उसकी फ्रेंड भी ज्वाइन कर लेते हैं। और यहाँ पर बस हान तो जी की तारीफ करे जा रहा होता है और उससे बातें कर रहा होता है। तो फिर उस दूसरी लड़की को जेलसी होती है कि सीनियर सिर्फ मेरे, मैं उन्हें किसी और को लेने नहीं दूंगी। तभी फिर जी बताने लगती है कि एक्चुअली मैं बिजी हूँ, मेरे डैड हॉस्पिटल में है तो मुझे उन्हें देखने जाना है। तो फिर ये सुनते के साथ ही फिर वो लड़की उसका मजाक उड़ाने लगती है कि पता नहीं तुम्हारी फैमिली में क्या चलता रहता है, कुछ ना कुछ बीमारी होती रहती है। तभी हान उसे कहता है कि मैंने जो चीज तुम्हें लाने बोला था उसका क्या हुआ? तो फिर वो कॉइन निकाल कर उसे दे रही होती है। जी कहती है कि क्यों ना ये तुम मुझे दे दो। तो फिर वो लड़की कहती है कि तुम्हें पता भी है सीनियर हान ने मुझे इसके बदले में 1 मिलियन देने का वादा किया है, तो क्या तुम इतने पैसे दे सकती हो? तो फिर जी प्रॉमिस करती है कि ठीक है, मैं इसके बदले में तुम्हें 2 मिलियन दूंगी। तो फिर वो इसे बेचने के लिए मान जाती है और हान तो यहाँ बड़ा स्माइल कर रहा होता है। फिर इसके बाद जी ये कॉइन लेकर शाओ के पास पहुंचती है तो वो उसे बताता है कि ये नकली कॉइन है, तुम्हें चीट किया गया है। तो फिर ये सुनने के बाद फिर जी को बुरा लगता है और वो समझ जाती है यानी वो दोनों साथ में मिले हुए थे मुझे फंसाने के लिए। शाओ कहता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे पास तुम्हारा हस्बैंड है तो मैं तुम्हारे लिए असली वाला कॉइन लेकर आ जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। ऐसा बोलकर उसके पास आ जाता है और कहता है कि लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। जी कहती है कि मुझे अभी सोना नहीं है। तो भी वो कहता है कि तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तो फिर मुझे प्लीज करो। तो जी उसे प्लीज कहती है और फिर यहाँ शाओ तो उसे किस करने लग जाता है। फिर इसके बाद जी अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताती है कि कैसे हान और उस लड़की दोनों ने मिलकर उसे कॉइन वाला फूल बनाया। तो फिर इसकी फ्रेंड को भी गुस्सा आता है। तभी इतने में यहाँ पर हान उस लड़की के साथ आया होता है और वो बताने लगती है कि मैं तुम लोग को इंट्रोड्यूस करा दूं, अब ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तो जी इन लोग को चिल्लाने लगती है कि तुम दोनों यानी सच में साथ में मिले हुए थे और तुम लोगों ने मुझे फूल बनाया, मुझे या तो कॉइन वापस करो या तो मेरे पैसे। तभी इतने में फिर जी को हॉस्पिटल से कॉल आती है उसकी मॉम की। तो फिर जी जल्दी से जाने के लिए निकलती है और हान सोचता है कि तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी। दूसरी तरफ जब वो अपने डैड से मिलने पहुंचती है तो उसकी मॉम बताती है कि उसके डैड अभी भी होश में नहीं आ रहे, पता नहीं उन्हें क्या हुआ है। तो जी सोचने लगती है कि जरूर ये सब हान का किया हुआ है। और फिर जी को यहाँ पर डॉक्टर के जरिए धमकी मिलती है कि उसके डैड की सोल अब उसके पास है, तो अगर वो चाहती है
है तो उसे हेल्प मांगनी पड़ेगी। फिर जी हान से मिलने उसकी कंपनी में पहुंच जाती है। तो वो कहता है कि मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था तुम तो उससे भी ज़्यादा जल्दी आई हो। तो वो कहती है कि मेरे डैड की सोल मुझे वापस करो। तो वो कहता है कि अगर मैं ये सारी प्लानिंग नहीं करता तो तुम यहाँ पर आती कैसे। फिर वो उसे स्मेल करने लगता है कि तुम्हारे अंदर जो सीड की स्मेल आ रही है उसका अगर मैं ले लूँगा तो फिर मुझे कितनी स्ट्रेंथ मिलेगी। वो उसका गला पकड़ लेता है, पर तभी इतने में फिर यहाँ पर शाओ आ जाता है। तो हान उसे धमकी देने लगता है कि अगर तुम और पास आए तो मैं अभी इसका गला दबा के मार दूंगा। तभी जी बाहर से आती है और कहती है कि मारना है तो मार दो, वैसे भी वो मैं नहीं हूँ। तुम्हें क्या लगा था कि मैं इतनी स्टूपिड हूँ कि यहाँ पर तुम्हारे पास अकेले आ जाऊंगी। देखो तुम चालाक हो तो क्या हुआ, मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ। फिर हान जी के ऊपर हाथ उठाने जाता है तो शाओ तुरंत ही इसे अपने मैजिक पावर से रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी वाइफ के ऊपर अटैक करोगी। और फिर यहाँ पर शाओ इसे अपने मैजिक पावर से हरा देता है। और जैसे ही हान यहाँ से गायब होता है तो उसका जो कॉइन होता है वो यहाँ गिर जाता है और जी उसे उठा लेती है। फिर शाओ इसे हान के बारे में बताने लगता है कि वो कोई ऑर्डिनरी डीमन नहीं है, इसलिए उसे हराना इतना आसान नहीं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जी जब अपने कॉलेज के लिए जा रही होती है तभी रास्ते में यहाँ पर इसे इसकी वही वाली रूममेट मिल जाती है जो कि उसे चिढ़ रही थी। और यहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड और उसके गुंडे को लेकर आई होती है जी को परेशान करने के लिए। तभी इतने में यहाँ पर कोई रिचेस्ट मैन में आया होता है जिसे देखकर सभी लोग बातें कर रहे होते हैं कि ये मिस्टर जो है और ये बहुत ही फेमस है। फिर जो यहाँ उस गुंडे लड़के के साथ बात करता है और उसे समझाता है कि वो दोबारा ऐसे किसी को बुली करते हुए ना दिखाई दे। और फिर वो जी के सामने आकर उसे कहने लगता है कि ब्यूटीफुल लड़की, क्या तुम मेरे साथ कॉफी के लिए चलना चाहोगी। तो फिर जी चलने के लिए मान जाती है और उसके साथ उसके ऑफिस में आती है। यहाँ पर जी तो इस लिंगजो को देखकर बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो इतना फेमस मूवी एक्टर जो है और ये उसका फेवरेट एक्टर भी है। यहाँ पर लिंगजो को भी जी के बारे में पता होता है कि उसका कितनी बार रीबर्थ हुआ है और उसके इतने सारे सोल्स कलेक्ट भी नहीं हुए, फिर भी वो इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो ये इसे देखते हुए सोच रहा होता है कि तभी तो शाओ इसे इतना ज्यादा पसंद करता है। फिर लिंगजो जी को ऑफर देने लगता है, अगर तुम भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करना चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन देखो मुझे नहीं लगता कि वो जगह तुम्हारे लिए सही रहेगी। और फिर वो यहाँ पैसों का बैग मंगवाता है और जी को ये सारे पैसे दिखाते हुए ऑफर देने लगता है कि तुम शाओ को छोड़कर मेरे पास आ जाओ, फिर ये सारे पैसे तुम्हारे होंगे। जी शॉक होती है और पूछती है कि आखिर तुम शाओ को कैसे जानते हो, तुम दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो लिंगजो बताने लगता है कि शाओ और मैं हाफ ब्रदर्स है क्योंकि जो हमारे डैड थे डेमन किंग, उनकी बहुत सारी कंक्यूबाइन थी, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, तो उनमें से ही हम दो हैं। हमारी मॉम तो अलग अलग है पर डैड सेम है। ये सब सुनने के बाद जी मन में सोचती है कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि मेरा फेवरेट एक्टर एक डीमन निकलेगा। फिर वो से कहती है कि वैसे अगर सही कहूँ तो तुम्हें मुझे सिस्टर इन लॉ बोलना चाहिए। ये सुनकर वो हंसने लगता है और कहता है कि शाओ के इतने सारे दुश्मन है तो तुम ही सोचो कि क्या वो बच पाएगा, तो इसलिए अच्छा रहेगा कि उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन हूँ। तो जी साफ मना करती है और कहती है कि वो और मैं हस्बैंड वाइफ है और हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, समझे, तो हमें अलग करने की सोचना भी मत। ऐसा बोलकर ये तुरंत ही जाने लगती है। तो फिर लिंगजो भी कह देता है कि मुझे यकीन है कि तुम मेरे पास वापस जरूर आओगी। और फिर ये मन में सोच रहा होता है कि मैं बचपन से लेकर आज तक तुमसे हर कंपटीशन में हारा हूँ, लेकिन अब नहीं, अब मैं तुमसे इससे जीत के रहूंगा। फिर जी जैसी घर पे पहुंचती है तो वो देखती है कि शाओ के हाथ में एक एंटिक वाली डॉल होती है। तो उसे देखकर वो पूछने लगती है कि क्या इसे तुमने बनाया। तो वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि अगर इसे मैं बनाता तो इतना ये खराब होता। तो जी कहती है कि इसे चाहे जो बोलो, मुझे तो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह लग रहा है। तभी शाओ इसके पास आता है और पूछता है कि तुम्हारे ऊपर से किसी और मैन की स्मेल कैसे आ रही है। तो जी कहती है कि सच में तुम्हारी नाक तो बिल्कुल डॉग की है। फिर तभी इतने में जी को उसकी मॉम की कॉल आती है तो वो तुरंत ही उनसे मिलने पहुंचती है और कहती है कि मॉम इतना ज्यादा परेशान मत हो और बताओ क्या हुआ है। तो फिर उसकी मॉम बताती है कि तुम्हारे डैड तो यहाँ हॉस्पिटलाइज थे पर उनका जो प्रोजेक्ट था उसमें गड़बड़ी आ गई है और इस वजह से अब हम लोग को उसका भरपाई करना पड़ेगा और बहुत सारे पैसे भरने पड़ेंगे। तो जी कहती है कि कितने पैसों की जरूरत है। तो उसकी मॉम बताती है कि पूरे 300 मिलियन। ये सुनने के बाद तो जी भी शॉक हो जाती है कि ये तो बहुत सारे पैसे। फिर ये अपनी मॉम से कहती है कि आप फिक्र मत करो, मैं इंतजाम करती हूँ। फिर जी अपने डैड के अलग अलग फ्रेंड और रिलेटिव वगैरह को कॉल करती है और उनसे पैसे उधार लेने के लिए बात करती है। तो वो सभी पैसे देने के लिए मना कर देते और कॉल भी कट कर देते। तो जी को कहीं से भी पैसे नहीं मिलते और वो परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करेगी।
तभी इसके पास शाओ आ जाता है और इसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि ये पैसे खर्च करो और अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। तो जी देखकर शॉक होती है कि ये अनलिमिटेड वाला ब्लैक कार्ड है। वो सोचती है कि इसके पास ये कहाँ से आया। फिर वो उसे पूछती है कि ये असली भी है कि नहीं। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स असली है। जी को तो बहुत ही शौक लग रहा होता है कि ये एक डीमन है और इसके पास इतने सारे पैसे। तो वो कहता है कि आखिर तुम मेरे बारे में सोचती क्या हो। फिर वो उसे यहाँ पर बहुत सारे पैसे, गोल्ड और कॉइन्स वगैरह दिखाता है। तो ये देखकर जी तो पूरी की पूरी शौक रह जाती है कि सच में वो बहुत ही अमीर है। फिर रात में हम देखते हैं कि जी फिर से कोई ड्रीम देखती है और नेक्स्ट डे फिर वो एक जगह पहुंचती है जहाँ पर उसे वही मास्टर मिल जाते हैं जो उसके घर पे आए थे। उसकी मॉम ने उन्हें बुलवाई थी और वो कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो फिर मास्टर बताने लगते हैं कि अंदर एक एविल स्पिरिट है जिसे वो यहाँ पर पकड़ने के लिए है क्योंकि वो भी लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। तो फिर यहाँ जी अंदर आ जाती है और फिर ये डेमन भी इसके पीछे पड़ जाती है। तो जी मन में सोचती है कि सच में ये सोल की सीड्स भी ना इसकी वजह से सब खराब हो रहा है। फिर वो डेमन तो यहाँ पर जी के ऊपर हंसने लगती है कि अब वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी और यहाँ पर शाओ भी नहीं आ पाएगा उसे बचाने के लिए। तो अब वो क्या करने वाली है। और फिर ऐसा बोलकर वो हंसते हुए इसके ऊपर तुरंत ही अटैक कर देती है। पर तभी फिर यहाँ शाओ आकर जी को बचा ही लेता है। तो फिर वो डेमन चिल्लाने लगती है कि तुम सच में इस लड़की को इतना ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हो। शाओ इस डेमन से फाइट तो करता है पर उसे जाने देता है। तो जी कहने लगती है कि तुमने उसे जाने दे दिया। तो वो कहता है कि तुम तो इतनी चालाक बनती हो और तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हारे पीछे डेमन सभी लगेंगी तो भी तुम यहाँ पर क्यों आई। फिर यहाँ शाओ तो जी को बचा लेता है। तो जी जैसी बाहर आती है तो वो देखती है कि पहले से ही उसका यहाँ पर लिंगजो इंतजार कर रहा होता है। तो वो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था तो चलो हम लोग बात करते हैं। फिर लिंगजो जी के साथ बातें कर रहा होता है और उसे वो एक फ्रेग्रेंस वाली कोई चीज भी देता है और उसके बाद यहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ मेड आंटी जी से पूछने लगती है कि तुम किससे बातें कर रही थी। तो फिर वो बताती है कि वो लिंगजो है। वो खुद को बताता है कि वो शाओ का छोटा भाई है। तो सुनते के साथ ही मेरी आंटी कहने लगती है कि प्लीज आप इस बारे में मिस्टर शाओ के सामने मत मेंशन करना, नहीं तो वो गुस्सा हो जाएंगे, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। फिर जैसे शाओ बाहर आता है तो जी उसे फिर उस बारे में नहीं बताती है और ये जान चुका होता है तो ये जेलस होने लगता है। फिर शाओ की तबीयत अचानक से खराब होने लगती है तो जी उसकी फिक्र करती है कि उसे क्या हुआ है। फिर मेरी आंटियां शाओ को अंदर लेकर जाती है और उसे ठीक करने के लिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर लगाकर उसे कोई फ्रूट दे रही होती है। तो वो कहने लगता है कि आप ये मुझे मत दो, नहीं तो इससे आपकी पावर्स खत्म हो जाएंगी। तो आंटी नहीं मानती और कहती है कि मास्टर इससे ज्यादा जरूरत आपको है, पहले आप ही ने मेरी हेल्प करे थे तब जाकर आज मैं इतनी सेफ हूँ, तो मेरा भी फर्ज बनता है देने का। पर फिर वो इस बारे में शाओ को समझाने लगती है कि वो जी के लिए इतना कुछ कर रहा है और अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर दे रहा है तो क्या वो वर्थ इट रखती है। तो ये कहता है कि ऑफ कोर्स जी ने मेरे लिए बहुत कुछ करी है और वो मैं कभी भूल नहीं सकता। मतलब कि वो पिछली लाइफ की चीजों की बात कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंगजो जानबूझ के शाओ के खिलाफ जी के मन में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है और उसे ये बताता है कि शाओ से चीट कर रहा है और उसे वो ड्रीम के जरिए दिखाता भी है। तो फिर जी शाओ पे शक करने लग जाती है और सोच रही होती है कि सच में वो भी उसे चीट कर रहा है। पर फिर बाद में शाओ से सब एक्सप्लेन करता है कि ये सब बिल्कुल रियल नहीं है और वो उसके लिए बहुत लॉयल है। तो जी को समझ आता है कि यानी वो सारे ड्रीम वगैरह झूठे थे और शाओ सही कह रहे हैं। फिर जी शाओ को मनाती है कि वो उसके पेरेंट्स से मिलने चले। तो फिर वो मान जाता है और बहुत सारे गिफ्ट लेकर यहाँ हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तो वो कहती है कि क्या ये सब जरूरी है। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं पहली बार अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ से मिलने जा रहा हूँ। फिर जब वो ये सारे गिफ्ट लाकर यहाँ वार्ड में आता है तो जी के मॉम डैड तो शॉक रह जाते हैं। फिर शाओ को यहाँ बाहर एविल स्पिरिट का शक होता है तो वो बाहर जाकर एक नर्स को रेड धागा देता है और यहाँ पर शाओ को भी, ताकि फिर वो यहाँ डेमन को पकड़ सके। ये वही लड़की होती है जो कि शाओ को पसंद करती है और फिर हमें पता लगता है कि ये सारे लोग लिंगजो के लिए काम करते हैं, चाहे वो हान हो चाहे ये लड़की, क्योंकि लिंगजो अपने भाई यानी कि शाओ से बहुत ही चिढ़ता है और वो उसे हराना चाहता है। पर हम देखते हैं कि शाओ तो अपनी पिछली लाइफ की वजह से अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है कि उसकी वजह से ही हर लाइफ में जी की मौत हुई थी और इसलिए वो इस बार उसे बचाना चाहता है और इस बार तो वो खुद को ही सेक्रीफाइस कर रहा होता है। जब जी को इस बारे में पता लगता है कि शाओ उसके लिए इतना कुछ कर रहा है तो वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जाती है। तो यहाँ पर उसका भाई लिंगजो इसके सामने पोल खोलता है कि ये कोई अच्छा नहीं है, इसकी वजह से तुम्हारे सारे सोल्स गुम गए।
जब जी को ये पता लगता है तो भी वो शाओ को ब्लेम नहीं करती और कहती है कि वो सच में उसके साथ बहुत ही अच्छे से और अब वो पुरानी गलतियां उसे माफ कर दी है। फिर हम देखते हैं कि जी और शाओ दोनों ही साथ मिलकर सारे डेमन से लड़ाई करते और लास्ट में फिर यहाँ पर उसका भाई लिंगजो बचता है। तो शाओ जी से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ये मेरा भाई है तो ये मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। तो फिर वो भी यकीन करती है और यहाँ पर फिर लिंगजो भी शाओ को छोड़ ही रहा होता है। शाओ से याद दिलाने लगता है कि क्या तुम हमारा बचपन भूल गए हो। शाओ अपने भाई से ये चीज क्लियर करता है कि वो कभी उसे नफरत करता ही नहीं था और ना ही उसे कभी कंपटीशन करना चाहता था। फिर लिंगजो को भी फाइनली फील होता है कि वो और शाओ अच्छे भाई बन के हमेशा रह सकते। फिर दोनों भाई के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग तो सॉल्व हो जाती है और यहाँ लिंगजो के पास जो शाओ का रिमेनिंग सोल का सीड होता है वो इन लोगों को वो वापस कर देता है ताकि शाओ भी ठीक हो सके और साथ ही साथ जी भी। फिर लिंगजो की वजह से फाइनली ये दोनों सेफ हो जाते हैं और फिर फाइनली जी और शाओ दोनों की ही ग्रैंड वेडिंग हो रही होती है और यहाँ जी सोच रही होती है कि अचानक से उसकी लाइफ में ये डेमन आ गया और दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई। इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।